Morning person or a night owl? Night owl. We didn't know each other before starting Sehat Kahani, but I think destiny brought us together. जो co-founders हैं उनका साथ में minds का मिलना ये भी बड़ा important है. So there is a doctor who was working with us. 3 या 4 साल के बाद जब उन्होंने हमारे साथ काम किया, हमारी सर्टिफिकेट के बेस पे उन्होंने कनाडा में रेजिडेंसी शुरू की. फीमेल लीडरशिप को एक्सेप्ट करना हमारे मुल्क में अभी भी एक चैलेंज है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी. Good to know कि you both were not childhood friends and still you guys made सेहत कहानी. That's actually great. अनफॉर्चुनेटली आज तक बहुत सारे लोग डॉक्टर बहू ढूंढ रहे हैं जो घर में गोल रोटियां बनाए. जरूरी नहीं है कि परमिशन इश्यूज हों या आप सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर बने हों. कभी कभी मेडिकल रीजंस भी ऐसे हो जाते हैं कि यू आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस फॉर सम टाइम. So there's a myth for you guys too. People think that telemedicine is more for the urban and tech-savvy patients. So what do you think about it? हमारे पास 2,40,000 डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें 80% are women, but actually half of that number never really practices and does not give full credit to their degree. Hi everyone, Assalamu alaikum. This is Mariam Jamal and welcome to co-founder series of Women Entrepreneurs of Asia. Today we're joined by two incredible trailblazers who are redefining the health tech industry in Pakistan. From being doctors to becoming entrepreneurs, they have broken barriers, embraced technology, and created one of the most impactful health tech platform. They are the co-founders of Sehat Kahani. Please welcome Dr. Sara and Dr. Ifat. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. Yeah, hi, Sara and Ifat. Thank you so much for coming over and giving us time because I'm sure that you guys must be very busy with Sehat Kahani right now. Okay, so let's start with the very beginning. How did you guys meet, team up? How did this idea came? Because both of you are doctors, right? Yeah. So this is like a big decision to step out of the clinical practice and go into the entrepreneurship. So there must be some defining moment that actually sparked this idea. So I would love to know the story from both of you. Sure. I think we didn't know each other before starting Sehat Kahani. We are not childhood friends, but I think destiny brought us together. So I graduated out of Dow, and मैंने एक चीज़ नोटिस की थी when I went into my medical college कि बहुत सारी ख़वातीन पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज में आती हैं एक ड्रीम लेके कि उनको डॉक्टर बनना है. बट उस ड्रीम के पीछे जो मोटिवेशन होती है वो अक्सर ये नहीं होती कि हमें पेशेंट्स को सर्व करना है, या वो पूरी मोटिवेशन नहीं होती. देयर इज़ अनदर मोटिवेशन ऑल्सो कि पेरेंट्स ये समझते हैं कि अगर हमारी बच्ची डॉक्टर बन जाएगी तो उसकी अच्छी जगह शादी हो जाएगी. सो दे विल बिकम अ डॉक्टर ब्राइड. और उससे हुआ ये कि एज आई वाज पासिंग थ्रू माय डिफरेंट ईयर्स ऑफ मेडिकल कॉलेज आई सॉ दैट अ लॉट ऑफ माय पीयर्स माय फ्रेंड्स स्टार्टेड गेटिंग मैरिड, हैविंग चिल्ड्रन, एंड समहाउ गर्ल्स हु आर वेरी एम्बिशियस कि हमें डॉक्टर बनना है और कम्युनिटी को सर्व करना है, देयर ड्रीम ट्रांजिशन इनटू अच्छा बस डिग्री लेनी है एंड देन विल बी अ होम मेकर. जब मैं अपने फाइनल ईयर में गई हाउस जॉब में तो मैंने देखा कि जब बहुत सारी ख़वातीन डॉक्टर्स काम नहीं करती तो उसका नुकसान क्या होता है. तो आई डिड माई हाउस जॉब इन सिविल हॉस्पिटल कराची विच इज़ द लार्जेस्ट टर्शियरी केयर हॉस्पिटल इन द सिटी. और मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी तादाद में पेशेंट्स को उस वक्त लाते हैं जब वो अपनी आखिरी स्टेजेस पे होते हैं, यानी कि उनके कम्युनिटीज़ में, उनके गांव देहातों में उनको डॉक्टर नहीं मिल रहा होता. और जब उनकी बीमारी बहुत बुरी हो जाती है तो उनको उस बड़े हॉस्पिटल में लेकर आते हैं. बाय दैट टाइम डॉक्टर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते उनके लिए. वो उनको मैनेज कर सकते हैं लेकिन क्योर नहीं कर सकते. जैसे डायबिटीज़ है वो बहुत ख़राब हो गई है, हाइपरटेंशन है जिससे हार्ट अटैक या कार्डियक फेलियर हो रहा है. तो इस सवाल का जवाब मुझे इसमें मिला कि जब बहुत सारी ख़वातीन डॉक्टर्स काम नहीं करती तो इट डज़ हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एंड पेशेंट. True. खैर मेरी भी शादी हो गई राइट आफ्टर ग्रेजुएशन, सो आई ऑल्सो बिकेम अ डॉक्टर ब्राइड और अ डॉक्टर बहू. आई डिड स्टार्ट माई रेजिडेंसी इन रेडियोलॉजी, लेकिन मुझे छोड़नी पड़ी बिकॉज आई गॉट प्रेग्नेंट. और प्रेगनेंसी के दिनों में मैंने एक क्लिनिक करना शुरू किया एक छोटे स्लम एरिया में कराची में जो सुल्तानाबाद जिसका नाम है. इट्स बिहाइंड द यूएस एम्बेसी. इट्स अ स्लम ऑफ 200-300,000 पीपल. तो मैं एक अकेली डॉक्टर होती थी वहाँ पर उस क्लिनिक में, और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे वहाँ होने से, एक प्राइमरी केयर में एक डॉक्टर के होने से बहुत फ़र्क पड़ा उस कम्युनिटी में. तो औरतें और बच्चे जब आते थे तो मैं उनका इलाज कर पाती थी. ना रियलाइज़ कि जो मैं सवाल ढूंढ रही थी अपने हाउस जॉब में, उसका जवाब ये है कि अगर प्राइमरी केयर में डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे तो मरीजों को अपनी ही कम्युनिटी में बहुत अच्छी केयर मिलेगी और उनके जो प्राइमरी केयर के इश्यूज़ हैं वो वहीं मैनेज होंगे, तो उनको फिर भागना नहीं पड़ेगा टर्शियरी केयर में.
खैर 9 महीने मैंने वो क्लिनिक किया, मेरी बेटी पैदा हुई पहली एंड देन आई मूव टू लाहौर। और जब मैं लाहौर गई तो वहाँ मैं काम नहीं कर सकती थी, मेरी रेज़िडेंसी भी नहीं थी, तो मैं घर पे थी। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि मैं भी एक डॉक्टर ब्राइड एक्चुअली बन गई हूँ और अब मैं शायद काम नहीं कर सकूँगी। एंड दैट पुश्ड मी इनटू सीवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और उन दिनों में जब मैं इस डिप्रेशन के फेज़ से लड़ रही थी, तो मेरी नर्स जो मेरे साथ उस क्लिनिक में काम करती थी, उसने मुझे कॉल किया और उसने कहा कि वी कांट फाइंड अ डॉक्टर टू रिप्लेस यू, कि वो स्लम है और स्लम में ज़्यादातर ख़वातीन डॉक्टर्स काम नहीं करना चाहती। तो मैंने उस डिप्रेशन और बोर्डम में ऐसे ही उसको बोला कि चलो यार, मैं पेशेंट को कॉल पे देख लूँगी। सो वी स्टार्टेड डूइंग ऑन कॉल कंसल्टेशंस। तो मैं लाहौर में थी, वो कराची में होती थी और कॉल पे वो मुझसे बात कर लेती थी। कुछ अरसे बाद उसने कहा कि कॉल पे ना पेशेंट का समझ नहीं आ रहा, आपको नज़र नहीं आ रही आप उनको। तो ये मैं बात कर रही हूँ बहुत पुरानी 2013, 14, 15 की बात है। तो उसने कैमरा खरीदा दुकान से और उसने टेप से अपने लैपटॉप पे चिपकाया और ये वो वेब कैम गोल वाला कैमरा था। एंड वी स्टार्टेड डूइंग वीडियो कॉल्स एंड then it was a video consultation between me and the patient assisted by the nurse. And then I realized कि यार ये तो ज़बरदस्त चीज़ है कि हमने ट्रांसेंड कर दिया बैरियर को, ज्योग्राफिकल बैरियर को, और ऑनलाइन कंसल्टेशन के ज़रिए मैं मरीज़ देख रही हूँ। तो अगर मैं ये कर पा रही हूँ तो व्हाई कांट ऑल वुमेन डॉक्टर्स ऑफ द कंट्री डू द सेम? तो फिर तो प्राइमरी केयर का इशू ही सॉल्व हो जाएगा कि आपके गाँव देहातों में टेलीमेडिसिन आप करें, डॉक्टर को ऑनलाइन कनेक्ट करें। तो ये आइडिया मेरे दिमाग में आ गया एंड मैं उस वक्त 26 साल की थी, आई वाज़ जस्ट अ डॉक्टर, मेरी कोई फॉर्मल बिज़नेस एजुकेशन नहीं थी। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि इसके ऊपर एक स्टार्टअप आइडिया लिखा जा चुका है और मेरे इट्स लाइक अ लाइट बल्ब इन माय हेड, या एक मुझे कन्फ्यूजन हुआ कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मेरे आस-पास तो सबको लगा कि ये पागल हो गई है, इसका डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसमें एक दम है। तो मैंने स्टार्टअप आइडिया लिखा, मैंने 2-3 कॉम्पिटिशन्स में उसको डाला। मैं एक कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट हो गई जो नेपाल में हो रहा था। इट वाज़ अ स्टार्टअप कॉम्पिटिशन बिटवीन 10 कंपनीज़ फ्रॉम एशिया। तो मैं नेपाल चली गई और मेरा प्राइमरी मकसद नेपाल जाने का ये था कि मुझे थोड़ी हॉलिडे मिलेगी। आई सी माउंट एवरेस्ट। बट जब मैं वहाँ गई और मैंने आइडिया पिच किया, तो इट गॉट द फर्स्ट प्राइज़ एंड आई गॉट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी एज़ अ फंड कि आप जाएँ और अपने कंट्री में इसको पायलट करें। और जब मुझे वो फंड मिला तो मुझे नेपाल के जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने एक्चुअली वो दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा कि आप पाकिस्तान में करें, ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप एक्चुअली आके नेपाल में ये करें, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, जो आइडिया आपने वहाँ सोचा है। तो आई जस्ट गॉट वेरी मोटिवेटेड एंड आई केम बैक और फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आई हैव टू मूव बैक टू कराची, क्योंकि मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है। समवन हैज़ गिवन मी मनी टू टेस्ट दिस आइडिया, तो मैं कराची जाऊँगी एंड आई स्टार्ट अ कंपनी जो टेलीमेडिसिन करेगी लो इनकम एरियाज़ में। मैं कराची आ गई एंड आई स्टार्टेड वर्किंग आउट ऑफ एन ऑफिस जहाँ पर इफ़त हेड करती थी एक कंपनी का मेडिकल डिपार्टमेंट। तो मेरी वहाँ मुलाकात हुई और हमारी पहली मुलाकात ऐसे हुई थी कि इफ़त और मेरी जो पहली बेटी हैं, जो माशाल्लाह अब दोनों 12 साल की हैं, उनमें से 15 दिन का फ़र्क है। Oh, I see. So we were both very new mothers, exactly going through the same new mother debacles, I'm sure. facing precious pregnancies. So, we connected on that. So I think when I met Sarah, I had resumed work after taking a break for a year. एंड कुछ मेरी स्टोरी इस तरह से है कि आप आई कम फ्रॉम वन ऑफ दोज फैमिलीज जहाँ बड़ा सेव करके बेटी को यूनिवर्सिटी भेजा जाता है कि माय डॉटर इज गोना बिकम अ डॉक्टर। आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड आई वाज रियली पैशनेट कि डॉक्टर बनना है। अच्छी चीज़ ये हुई कि आई बिकेम अ डॉक्टर ग्रेजुएट करने के बाद। मैं अपनी लाइफ के शायद बड़े अच्छे कुछ फेज़ में थी। थोड़े अरसे में मैंने अपनी लाइन ऑफ वर्क थोड़ी सी चेंज की, मैं कॉर्पोरेट की तरफ चली गई। तो मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती थी, वन ऑफ लीडिंग मल्टीनेशनल्स। एंड जब आप यंग हैं, यूर इन योर 20s, फार्मा जॉब्स में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक्साइटमेंट होती है। यू गेट टू ट्रैवल अ लॉट। आप पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहे हैं, मुल्क से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो सडनली आपका एक्सपोजर बहुत बढ़ जाता है, तो आप लाइफ के बड़े हाई पर होते हैं। आई ऑल्सो गॉट मैरिड इन द मिडल एंड अल्हम्दुलिल्लाह द फैमिली वाज रियली सपोर्टिव ऑफ मी वर्किंग। तो सब चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही थी और वो आपको लगता है ना कि बस लाइफ बड़ी सेट हो गई। बट लाइफ एज दे से ऑलवेज हैपेंस। और एक मिसहैप जो मेरे हस्बैंड के साथ हुआ वो ये हुआ कि वी लॉस्ट आवर फर्स्ट चाइल्ड इन अ प्रीमेच्योर बर्थ एंड दिस वाज अराउंड 6 months ऑफ प्रेगनेंसी। ये यूजुअली वो टाइम होता है कि आपने पूरी शॉपिंग कर ली होती है। आई रिमेंबर हमने पूरी नर्सरी सेट कर ली थी, वी हैड गॉटन द कॉट एंड एवरीथिंग। एंड हुआ ये एक मेडिकल रीज़न की वजह से, मगर ज़ाहिर है हम एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी में रहते हैं और इसका एक सेटबैक ये था कि आई वाज़ रियली गिल्ट रिडन। और चाहे आपकी फैमिली कितनी भी सपोर्टिव हो,
कोई ना कोई एक्सटर्नल नॉइज़ ज़रूर होती है जो कहीं न कहीं कोई ऐसी बात बोलते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि मे बी कहीं न कहीं हमारा फ़ॉल्ट तो नहीं था। तो आई रिमेंबर मेरा ऑफ़िस 2nd फ्लोर पे होता था और हमारे ऑफ़िस में लिफ्ट नहीं होती थी। तो आई स्टिल रिमेंबर समवन कोटिंग कि आप उसमें भी ऑफ़िस जा रही थी, 2-2 फ्लोर्स चढ़ रही थी। मुझे याद है कि मैं ट्रैवल किया था, मैं लाहौर गई थी शायद, तो आई रिमेंबर समवन कोटिंग कि आप वी वर एक्सपेक्टिंग बट आप फिर भी ट्रैवल कर रही थी। तो वो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि गिल्ट था कि यार ये तो शायद मैंने ही गलती कर दी है द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कंसीव्ड आई थिंक आई डिडंट थिंक ट्वाइस और फ़ौरन ही मैंने अपनी जॉब वॉब हर चीज़ ऑन अ डेज़ नोटिस छोड़ी कि बस नाउ आई हैव टू फोकस ऑन दिस। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी बेटी पैदा हुई हेल्दी जब वो 7-8 महीने की हुई तो मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि जब आप इतने पैशन से डॉक्टर बने होते हैं, आप बड़े एम्बिशियस रहे होते हैं, तो घर पे बैठना भी आसान नहीं होता एंड आई थिंक बाय द टाइम शी वाज़ 7-8 मंथ्स ओल्ड आई वाज़ लाइक आई हैव टू डू समथिंग। तो व्हेन आई रिज़्यूम्ड वर्क इन द डिपार्टमेंट दैट Sarah is mentioning that I was heading, हम जब मिले एंड व्हेन आई लिस्टेंड टू हर स्टोरी एंड व्हेन आई लिस्टेंड टू द पायलट दैट शी वाज़ डूइंग, आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड, आई जस्ट फेल इन लव विद इट। और मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हुई कि ज़रूरी नहीं है कि परमिशन इश्यूज़ हों या आप सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर बने हों। कभी-कभी मेडिकल रीज़न्स भी ऐसे हो जाते हैं कि यू आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस फॉर सम टाइम। अब ये कोविड से बहुत अरसा पहले की बात है, तो वर्क फ्रॉम होम हमारी दुनिया में तो बिल्कुल कॉमन नहीं था। तो मुझे लगा कि यार यही एक डेस्टिनी है और ये एक हमें ऐसा काम करने का मौका मिल रहा है जिसमें ना सिर्फ हम ख़वातीन को एंगेज कर सकते हैं, बल्कि हम हेल्थ केयर एक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक वी हैवंट टर्न्ड बैक सिंस देन। That's actually great to know the story. I've seen this thing कि बहुत ज़्यादा मतलब ये कॉमन है कि लड़कियाँ I don't actually understand the problem in this कि girls want to be doctors and they become doctors. Are they becoming doctors more of because जो bride को ढूँढने निकलेंगे तो फिर there should be a doctor bride. वो उसको ढूँढना है तो इसलिए बन रही होती हैं. Because what I heard is like in a research that was done in like 2023, it states that 35% of the women doctors are actually working and rest of them don't. या So what's the reason behind it? Like doctors actually mostly लोग इसलिए बन रही होती हैं लड़कियां कि because वो eventually फिर काम तो नहीं कर रहा, तो वो इसलिए पेरेंट्स बना रहे होते हैं कि उनकी फिर eventually अच्छा रिश्ता आ जाएगा and then they get married nicely. I don't understand what's the reason behind this. Although के South Asia में this is like ये रेशो बहुत कम है डॉक्टर women डॉक्टर्स का comparatively to the other Asian countries. नो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी पाकिस्तानी इशू। अगर आप इंडिया में या दूसरे मुल्कों में देखेंगे वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है। अ, हमारे यहाँ क्योंकि रिलीजियसली एंड कल्चरली मेडिसिन एक बड़ा एक्सेप्टेड प्रोफेशन है। सो लोग सिक्योर फील करते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ मिडिल क्लास पेरेंट एंड इफ़ यू हैव सम मनी कि आप अपनी बेटी को एजुकेट करें, तो वो जब सोचते हैं कि कौन सा करियर इनको कराया जाए, तो डॉक्टर बनाना इसलिए सबको अच्छा लगता है कि एक तो उससे एक सोशल स्टैचर औरत का इंक्रीज होता है, नोबिलिटी आती है आपकी कि आपके घर में एक डॉक्टर है। प्लस जब उसका रिश्ता हो रहा होता है तो अनफॉर्चुनेटली आज तक बहुत सारे लोग एक गोरी लंबी पतली डॉक्टर बहू ढूंढ रहे हैं Exactly. जो घर में गोल रोटियां बनाए। अम, होता यह है कि जब शादी हो जाती है तो फिर आपके ऊपर एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सारे प्रोफेशंस में ही होता है, बट मेडिकल प्रोफेशन में शुरू में बहुत स्ट्रगल होती है। को बहुत पढ़ना पड़ता है, रेजिडेंसीज होती हैं, आपको कॉल्स करनी पड़ती हैं। वो टाइप होता है जब आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी टिक हो रहा होता है, तो आपको अपनी फैमिली भी कंप्लीट करनी होती है। तो कभी-कभार पेरेंट्स का प्रेशर होता है, कभी फैमिलीज़ का प्रेशर होता है, कब कुछ ख़वातीन खुद नहीं कोप कर पाती हैं उस प्रेशर से एंड दे चूज़ फैमिली एंड प्रोफेशन के बीच में से कोई एक एंड अ लॉट ऑफ वुमेन वुड चूज़ फैमिली। Yeah. ठीक है? तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट वन रीज़न, बट कंड्यूसिव नहीं है मेरे ख़्याल से एनवायरनमेंट एक वुमेन डॉक्टर के लिए फुल पोटेंशियल पे काम करने के लिए। एंड अ लॉट ऑफ दीज़ सोशो कल्चरल रीज़न्स और बैरियर्स इनहिबिट करती हैं बहुत सारी ख़वातीन को काम करने से। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे हॉस्पिटल्स में डे केयर्स नहीं होते, फ्लेक्सिबल कॉल सिस्टम नहीं होता कि अगर कोई यंग मदर है तो वो ना करे 36 घंटे की ड्यूटी, वो 12 घंटे की ड्यूटी कर ले। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं इसके, लेकिन येस इट इज़ अ बिग फैक्ट कि हमारे पास 2,40,000 डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें 80% आर वुमेन, बट एक्चुअली हाफ ऑफ दैट नंबर नेवर रियली प्रैक्टिसेस एंड डज नॉट गिव फुल क्रेडिट टू देयर डिग्री। Sehat Kahani is like it's just not treating patients. It's actually it's bringing so many of the women doctors
all together again, right? So I want to know, is there any real life story that happened in which you felt like, yeah, this is why we did this? तकरीबन 1.5 ईयर अगो हमने एक इवेंट किया जिसमें हम फीमेल डॉक्टर्स को सेलिब्रेट कर रहे थे। हमने एक्चुअली पाकिस्तान में प्रेसिडेंसी के साथ ये इवेंट किया और हमने बहुत सारी ऐसी डॉक्टर्स एंगेज की। तो आई थिंक हमारे साथ बहुत सारी ऐसी ख़वातीन डॉक्टर्स थीं जो डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार थीं, जो कि अपनी सिचुएशन इसलिए नहीं छोड़ पा रही थीं क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। और जब उन्होंने सेहत कहानी के साथ काम करना शुरू किया, आई थिंक एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगती है कि जो वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस खो चुकी होती हैं, वो उन्हें वापस मिलता है कि नहीं यार, हम एक्चुअली अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो कुछ डॉक्टर्स ऐसी थीं जिन्होंने हमारे साथ काम शुरू किया, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी की, और जब एग्ज़ाम्स दे दिए, उन्होंने ना सिर्फ हमारे साथ काम कंटिन्यू रखा, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में भी उन्होंने काम करना शुरू किया। और वो फिर एक पॉइंट था कि दे वर एबल टू लीव डोमेस्टिक अब्यूज़ सिचुएशंस या इस तरह की मैरिजेज़। हमारे पास एक डॉक्टर का कुछ अर्से पहले मैसेज आया, तो हम बहुत सारी ख़वातीन डॉक्टर्स को लूज़ कर देते हैं जो मुल्क से बाहर चली जाती हैं जब व्हेन दे मैरिड यूएस में या कनाडा में, और अक्सर उनका एक बहुत गैप आ जाता है। तो देयर इज़ अ डॉक्टर हू वाज़ वर्किंग विद अस, और वो 3 या 4 साल के बाद जब उन्होंने हमारे साथ काम किया, हमारी सर्टिफ़िकेट के बेस पे उन्होंने कनाडा में रेज़िडेंसी शुरू की काफ़ी गैप के बाद। एंड नॉर्मली अमेरिका में या कनाडा में एक एक गैप के बाद आपको रेज़िडेंसी इतने आराम से नहीं मिलती। और उनका बड़ा ग्रैटिट्यूड वाला जो है ना ईमेल आया कि इतने अर्सा मैंने क्योंकि आपके साथ काम किया, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस विद सेहत कहानी, आई वाज़ एबल टू सिक्योर अ रेज़िडेंसी, जो हम नहीं एक्चुअली वैल्यू कर रहे होते हैं एट टाइम्स कि अच्छा टेलीमेडिसिन में आप कितना एक्सपीरियंस कमा लेंगे, पर उनको माशाल्लाह रेज़िडेंसी मिल गई। तो इस तरह की तो बहुत बेतहाशा कहानियाँ हैं हमारे पास। Challenges always come along the way whenever we try to bring something new, impactful yet different, of course. And because we live in Pakistan, so there would be like many challenges you guys would have faced while scaling Sehat Kahani. So wait, can you guys tell me any one of the toughest challenge that you faced while scaling Sehat Kahani, and how did you overcome it? I think there are a lot of challenges for a woman to run a business in this country. There's a lot of challenge, but I think, and over time, those challenges don't seem like challenges now. So if I was standing in 2017, I think मैं इसका बहुत अलग जवाब देती कि शायद फंडिंग रेज करना चैलेंज है, या स्केल करना चैलेंज है। बहुत सारे चैलेंजेस हमने टाइम के साथ ओवरकम कर लिए हैं। बट मुझे पर्सनली ये लगता है, मे बी इफ इट कैन गिव अ डिफरेंट ओपिनियन, कि फीमेल लीडरशिप को एक्सेप्ट करना हमारे मुल्क में अभी भी एक चैलेंज है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो बहुत आपको संभाल के अपनी रिलेशनशिप्स को रखना पड़ता है, वेदर इट्स विद बिजनेस पार्टनर्स और योर ओन टीम मेंबर्स, योर फैमिलीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि हाउ डू वी गेट टेकन सीरियसली when we are pitching to clients, when we are leading teams, when we are bosses in our own teams, and how do we prove that we are actually worth the leadership that we are asking for. तो हमने बहुत मेहनत करी है अपने आप को बहुत स्किल सेट अपना इंक्रीज करने में, कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी बढ़ाएं, हम अपना स्किल सेट इतना इंक्रीज करें कि हम जो रिस्पेक्ट डिमांड कर रहे हैं वो हमें मिले, नॉट बिकॉज ऑफ हु वी आर बट बिकॉज ऑफ द वर्क दैट वी डू। सो आई थिंक इसमें हमने बहुत मेहनत करी है, एंड आई थिंक व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मैं ये हर वक्त कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सिचुएशन में, आई नो इफ़त की भी सिचुएशन में, अब हमारा जेंडर इतना मैटर नहीं करता। वी हैव ओवरकम दैट बैरियर। अब हम कहीं जाते हैं या कहीं बोलते हैं या किसी मीटिंग में बैठते हैं, सो वी गेट दैट रिस्पेक्ट ऑन द टेबल बिकॉज ऑफ द वर्क दैट वी डन इन सेहत कहानी, नॉट बिकॉज वी आर अ वुमन और अ मैन। एंड वी डोंट इवन थिंक कि अब हम अपने जेंडर के बारे में कहीं बात करने से पहले सोचते हैं कि अगर मैं खातून हूँ तो मेरी बातों को किस तरह लिया जाएगा। आई ऑलवेज बिलीव कि मैं कहीं बैठी हूँ तो मेरे वर्ड्स की वैल्यू है क्योंकि मैंने काम किया है, जिसकी वजह से आई हैव द क्रेडिबिलिटी टू टॉक अबाउट दिस इशू। सो आई थिंक दैट हैपेंस व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड यू डू अ लॉट ऑफ मेहनत to develop your skill set. True. I think experience and hard work both. Yeah, and resilience also, I think. Yeah, To resilience keep, also. to keep doing something and fail करके भी आप सीखते रहें, क्या नहीं, और आगे बढ़ना है और अच्छे से सीखना है। Also, convincing people to trust telemedicine, Yeah. while living here in such country is, I think, this is also a challenge. Yeah. So was it a challenge, and how did you tackle this one? I would love to know. आई थिंक बिल्कुल एग्जैक्टली चैलेंजेस के ऊपर एक जो मुझे एक पॉइंट लगता है कि
मुझे ऐसा लगता है हमने बहुत मेहनत करके एक हमने ऑर्गेनाइज़ेशन डेवलप की है। बट एक अनफॉर्चुनेट डायलेमा ये है कि अभी भी पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल मैप में जो इम्पोर्टेंस हमें मिलनी चाहिए एज़ अ कंट्री वो नहीं गेज कर पाते बिकॉज़ ऑफ वेरियस अदर चैलेंजेस। जिसका नुकसान ये होता है कि जो भी कोई अगर पॉज़िटिव चीज़ भी पाकिस्तान में हो रही है, वो ऑन द ग्लोबल मैप इतनी पॉज़िटिवली नहीं रिफ्लेक्ट हो पाती। ये एक मुझे लगता है एक बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है। इससे हमारा जो यंगर तबका है वो भी बड़ा इसलिए मुतासर होता है और ये हम टीम मेंबर्स के साथ बड़ा फेस करते हैं कि फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू लीव पाकिस्तान और हम बड़े पैट्रियोटिक हैं, बड़े पैशनेट हैं पाकिस्तान के लिए कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ काम करना है, हमें सर्विसेज पाकिस्तान के लिए बेहतर बनानी है, पाकिस्तान के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट्स बनानी है। बट एक जो चैलेंजेस को कंटिन्यू करते हुए जो मैं एक चैलेंज समझती हूँ वो ये है कि अगर यही सारा काम हमें किसी और मुल्क में किया होता, आई थिंक the organization's valuation, image, everything would have been 10x bigger. But the same, we have to do double effort in bringing सेहत कहानी on the global map. तो एक तो ये चीज़ है, बट जहाँ टेलीमेडिसिन की अगर आप बात करती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन द बिगिनिंग हमने काम शुरू किया लो इनकम एरियाज़ में और हम लो इनकम एरियाज़ में टेलीमेडिसिन लेकर गए। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि शुरू-शुरू में टेलीमेडिसिन को लेके एक क्वेरी होती थी, क्वेश्चन होता था, ख़ास तौर पे जिन रूरल इलाकों में हम काम कर रहे थे, तो वहाँ एक बड़ा ये एक सवाल होता था कि ख़वातीन बैठ के कैमरे के पीछे बैठी हैं, क्या ये जेन्युइन डॉक्टर्स हैं, कि ये हमारी वीडियो तो नहीं बना रहे हैं, ये क्या सिचुएशन है। बट आई थिंक ये वो वक़्त है, आप यकीन करेंगी कि मैं और सारा हम भी कम्युनिटीज़ में जाके मोबिलाइज़ेशन करते थे और हम एक चीज़ करते थे जिसे कहते हैं मोहल्ला मीटिंग। हम किसी एक खातून के घर में सब गैदर हो जाते थे, एवरीवन सिटिंग ऑन द फ्लोर विद अ डॉक्टर कनेक्टेड ऑन द लैपटॉप और उन्हें बताते थे कि जी ये आगा खान की ग्रेजुएट डॉक्टर है या ज़ियाउद्दीन की या डाउ की और ये शहर में बैठ के आपको हेल्थ केयर एक्सेस दिख रही है। तो आई थिंक विद टाइम जब उनको अंदाज़ा ये हुआ कि ये इस क्रेडिबिलिटी के डॉक्टर्स लेकर आ रहे हैं हमारे इलाके में, एक तो वो परसेप्शन चेंज हुआ। फिर कम्युनिटी में हम कम्युनिटी की ही एक बड़ी रिस्पेक्टेड, ट्रस्टेड नर्स को एंगेज करते हैं जहाँ पे वो टेलीमेडिसिन ऐड करते हैं। तो वो उसकी अपनी बड़ी एक एम्बेसडरशिप होती है कि अच्छा वो उस नर्स को बड़ी अरसे से जानते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि अच्छा यार ये बड़ी क्रेडिबल है, तो ये जब ऑनलाइन डॉक्टर को लेकर आ रही है तो ये वर्स्ट डॉक्टर होगा। तो जहाँ ये वक़्त था कि हमें कन्विंस करना पड़ता था, अब वो वक़्त है कि वो रिक्वेस्ट करते हैं, अब वो जो फलाँ डॉक्टर है ना, जो तुमने पहले ऑनलाइन की, आज वो ऑनलाइन क्यों नहीं है? जो फलाँ डॉक्टर से बात कराएँ, अब ये टाइम आ गया है। तो मुझे लगता है कि कांस्टेंट ट्रेनिंग्स अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ सिमिलरली जब मोबाइल ऐप पे अभी हम जब बात करेंगे, तो इवन डॉक्टर्स जो ऐप के ऊपर आती हैं, उनकी अपनी कन्वर्सेशन, सॉफ्ट स्किल्स की बाकायदा बार-बार ट्रेनिंग गे वो अपना आप मनवा सकें और अपनी वो वैल्यू वर्थव्हाइल बना सकें, चाहे वो टेलीमेडिसिन पे ही क्यों ना हो। तो इस पे हमने बड़ा काम किया और कॉन्स्टेंटली ज़ाहिर है करते हैं। That's actually good to know. And the fact that you just mentioned that you visited those rural areas and you sat with them and then you spoke to them, that's actually ट्रस्ट बिल्डिंग वहाँ से आई थिंक शुरू हुई होगी। वो जो कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आना जो इम्पोर्टेंट था वो उसी तरह से आई थिंक बना होगा। अच्छा, ऑल्सो देयर इज़ अ मिथ दैट I mostly ask every guest to bust a myth. So there's a myth for you guys too. People think that telemedicine is more for the urban and tech savvy patients and people. So what do you think about it? Is that true? आई थिंक इट इज़ हाउ यू डिलीवर इट दैट रियली मैटर्स। तो सेहत कहानी का जो मॉडल है वो एक टू प्रोंग मॉडल है। हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो अर्बन एरियाज़ में है, तो वो सबके लिए ही, लेकिन उसकी जो मार्केट पोजीशनिंग है वो अर्बन है कि एक एक बंदा जिसके पास स्मार्टफ़ोन अवेलेबल है, वो ऐप डाउनलोड करेगा या हम कंपनीज़ में भी अपनी ऐप देते हैं थ्रू अ बी2बी मॉडल, तो कंपनी के थ्रू उसको वो ऐप मिलेगी, वो उसको डाउनलोड करेगा एंड देन उसके पास एक लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे जिनसे वो ऑनलाइन चैट, ऑडियो या वीडियो कंसल्टेशन कर सकता है, मेडिसिन ऑर्डर कर सकता है, होम हेल्थ केयर कर सकता है। तो ये एक अर्बन यूज़र के लिए ऐप बनी है। जो हमारे लो इनकम इलाके हैं, वहाँ पे लोगों के पास अब स्मार्टफ़ोन्स तो अवेलेबल हो गए हैं, डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ गई है, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट के इश्यूज़ रहते हैं, लोगों के पास डेटा खरीदने के पैसे नहीं So my होते। question, तो the स्टेबिलिटी next नहीं होती। तो फिर आप अपना मॉडल इस तरह बनाते हैं कि क्या वो आप चीज़ कर सकते हैं कि उनके लिए भी टेलीमेडिसिन अवेलेबल हो जाए। इसीलिए लो इनकम या रूरल एरियाज़ में सेहत कहानी ई-क्लिनिक्स बनाती है, व्हिच इज़ अ फिज़िकल स्पेस। वहाँ पे एक नर्स बैठी होती है, जब पेशेंट एंटर करता है, एक क्लिनिक होता है वो।
वो नर्स पेशेंट को एक ऑनलाइन डॉक्टर से कनेक्ट कर देती है। तो Yeah. उस फिजिकल स्पेस में क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी भी मैनेज करते हैं, इंटरनेट भी मैनेज करते हैं, ई टूल्स प्रेजेंट होते हैं डायग्नोस्टिक्स के लिए, तो एक सेफ सिक्योर मेंटेन एनवायरनमेंट के अंदर एक पेशेंट आता है और वो डॉक्टर से बात कर लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स टेलीमेडिसिन इज फॉर एवरीवन, बट द मोड ऑफ सर्विस डिलीवरी माइट चेंज व्हेन यू गो इनटू डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट ज्योग्राफीज, डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। जैसे हमारी एक हेल्पलाइन भी है कि अगर आपके पास फ़ोन नहीं है और आप क्लिनिक नहीं आ सकते, तो आप हेल्पलाइन पे डॉक्टर से बात कर लें, कॉल पे बात कर लें, तो एक इनिशियल मशवरा उस पे भी हो जाता है। तो यू कैन हेल्प पेशेंट इन मेनी डिफरेंट वेज, यू जस्ट नीड टू फाइंड द राइट मोड ऑफ सर्विस डिलीवरी अकॉर्डिंग टू द इनहिबिशंस ऑफ द पेशेंट। That's actually great to know. जो बात आपने mention की poor internet connectivity वाले जो issues है, तो I always had this question in mind and I was thinking that when you as we come over I'm going to raise this question We that get this question a lot. yeah ये किस तरह से manage होता है, but it's actually great to know कि जो आपने process बनाया है it's actually nice, the e-clinic thing. Apart from this, what do you see AI and machine learning playing their roles in Sehat Khani's future? सो आई थिंक एआई का बड़ा अहम रोल है बहुत सारी चीज़ों में जिसमें हम थोड़ा सा काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एआई एक डॉक्टर का और एक पेशेंट का बड़ा अच्छा एक वर्चुअल असिस्टेंट बन सकता है। तो फॉर एग्जांपल कोई जो भी डॉक्टर मशवरा दे रहा है, एआई का बेनिफिट ये होता है कि डॉक्टर के एंड पे एक हमने बल्कि बड़ा अच्छा एक सिस्टम बनाया था, डायग्नोस्टिक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उसमें होता ये कि जो भी मरीज़ जवाब दे रहा है उसके बेसिस पर एआई डॉक्टर को गाइड करता है कि ये किन डिजीज़ेस की प्रोबेबिलिटी लग रही है और क्या सवाल पूछने चाहिए और जो आप सवाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इनके क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट होने चाहिए या क्या दवाइयाँ इनको देनी चाहिए अगर ये फॉर एग्जांपल डायग्नोसिस ए, बी या सी है। तो एक तो डॉक्टर्स की प्रैक्टिस और बेहतर होती चली जाती है और सिंक्रोनाइज़्ड हो जाती है। तो ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर ए कुछ और प्रैक्टिस कर रहे हैं और डॉक्टर बी कुछ और, डॉक्टर सी कुछ और। वो सब एक ही इन अ वे प्रोटोकॉल फ़ॉलो कर रहे हैं। तो डॉक्टर के एंड पे मुझे लगता है कि एआई का बड़ा एक अच्छा रोल है उनकी डे टू डे कैपेबिलिटी बेहतर करने के लिए। सो सिमिलरली हमारे यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस जो पेशेंट के एंड पे होते हैं वो ये होता है कि अक्सर डॉक्टर्स अगर उन्हें बहुत अच्छे से ना एक्सप्लेन कर पाएँ तो एआई की कैपेबिलिटी है कि वो पॉज़ लेके, आराम से टाइम लेके पेशेंट को पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर सकें। एआई में कैपेबिलिटी ये होती है कि डिफरेंट लैंग्वेजेज़ की आप एल्गोरिथम्स यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डॉक्टर ने पूरी बात अंग्रेज़ी में भी की है तो एआई उन्हें कम्युनिकेट कर सकता है उर्दू में या किसी रीजनल लैंग्वेज में। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हम हमारे काम में और बहुत सारे वर्टिकल्स मौजूद हैं। एक चीज़ और जो हम करते हैं पेशेंट मॉनिटरिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट में कि डॉक्टर्स ने जो भी प्रैक्टिस की है फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री के मुताबिक जो भी उन्होंने डायग्नोसिस के बाद प्रिस्क्रिप्शन लिखी है, तो उसका एनालिसिस होता है जो कि मैनुअल होता है बट अगेन एआई हैज़ द कैपेबिलिटी कि इसको ऑटोमेट किया जा सके कि एआई के बेसिस को यूज़ करते हुए बहुत ईज़िली और बहुत कम वक़्त के अंदर आइडेंटिफ़ाई किया जा सके कि डॉक्टर्स ने फॉर एग्ज़ाम्पल कितनी प्रिस्क्रिप्शंस लिखी हैं जो कि उनके मर्ज़ के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट थी या एक्यूरेट थी, इसमें कोई इनएक्यूरेसी नहीं थी। तो आई थिंक एआई एक तो यहाँ पे बड़ा इसका रोल होता है एंड मे बी यू कैन टॉक अ लिटिल बिट अबाउट कस्टमर सपोर्ट और उसमें किस I तरह की See, AI has a lot of advantages. It can cut patient journey short, as she said. It can help in your medical legal departments. It can help in customer support. yeah. तो दुनिया भर में अब जो कस्टमर सपोर्ट है वो ह्यूमंस की जगह एआई टेक ओवर कर रहे हैं। डेटा एनालिसिस एट अ लार्ज लेवल के क्योंकि मेडिसिन में बहुत डेटा एनालिसिस होती है और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आपके पास कम्युनिटी लेवल पे डेटा अवेलेबल है जिस तरह हम कम्युनिटीज़ में काम करते हैं या डिफरेंट सिटीज़ में काम करते हैं, अगर हम उस डेटा को एनालाइज करें तो एआई टूल्स हमें हेल्प कर सकते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए कि जी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा हेल्थ में किस चीज़ का इशू है, कार्डियक इशू है, डायबिटीज़ ज़्यादा है, मेटरनल प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, फिर आप उनके लिए बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि द एआई टेक्नोलॉजी विल कन्वर्ट diagnostic medicine into preventive care medicine and it will also convert medicine into precision medicine. दूसरी चीज़ एक एआई जिसमें बहुत हेल्पफुल है कि हर पेशेंट की मेडिकल जर्नी अलग होती है। फॉर एग्जांपल मेरी जो बॉडी टाइप है और आपकी बॉडी टाइप में बहुत फ़र्क है। तो जब मुझे एक खुदा ना खास्ता अगर हार्ट डिजीज़ हो जाए और आपको हो जाए तो हमारी बॉडीज़ डिफरेंट तरह रिएक्ट करेंगी। तो मुझे एक डिफरेंट सेट ऑफ केयर की ज़रूरत है, आपको एक डिफरेंट सेट ऑफ केयर की ज़रूरत है। मेडिसिन अभी एटलीस्ट पाकिस्तान में जो मेडिसिन है वो आप में और मुझ में डिफरेंशिएट नहीं करती। हो सकता है मुझे मेंटल हेल्थ की ज़रूरत हो,
हो सकता है मुझे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत हो सकता है मुझे डायबिटिक केयर की ज़रूरत हो क्योंकि मेरे पास एक डायबिटीज़ की भी एक जेनेटिक्स आ रही है। तो एआई आपके डिज़ीज़ पैटर्न को फ़ॉलो करके आपको बहुत प्रिसिजन मेडिसिन से ट्रीट कर सकता है कि आपकी दवाई, आपकी केयर, आपके प्लान्स, आपकी डाइट उस तरह बनी हो जिस तरह आपकी बॉडी टाइप है। सो इट कैन हेल्प इन यूजिंग द डेटा इन अ वेरी राइट मैनर एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी। Where do you see Sehat Kahani in next few years? Like, do you guys have any plans of expansion? I think for us, I think there are multiple modes of expansion. ठीक है, एक तो एक रीजनल एक्सपेंशन है। Yeah, I mean region expansion. Like you could say beyond Pakistan. हाँ, Yeah. so definitely, we are looking at opportunities to expand beyond Pakistan. UAE is one market that we are actively working in. We've already started operations in UAE. We're looking at the Saudi market as well. Later on, we want to add Africa, Latin America. But I think for us, expansion is not just regional, it's also with a lot of depth. सो आई थिंक वी ऑल्सो लुक एट स्केल कि हम अपनी डेप्थ कैसे रीच कर सकते हैं। तो हम ये भी सोचते हैं कि यार व्हाट इज़ हेल्थ इम्प्रूव फॉर अस, हाउ डू वी इंक्रीज आर हेल्थ आउटकम्स, हम पेशेंट की जर्नी को किस तरह इम्प्रूव करें, हम अपनी प्रोसेसेस में क्वालिटी कैसे लेकर आएँ, एफिशिएंसी लेकर कैसे आएँ, सस्टेनेबिलिटी किस तरह क्रिएट करें। सो फॉर अस स्केल इज़ रीजनल बट ऑल्सो विद अ लॉट ऑफ डेप्थ। I would love to know like how many women are currently working in Sehat Kahani? The operations किस तरह से है क्या? तो आई थिंक हमारी अगर आप हेड ऑफिस में बात करें तो वी हैव अ गुड 70% ऑफ वुमेन इन द सीनियर मैनेजमेंट। इसके अलावा जो हमारा नेटवर्क ऑफ डॉक्टर्स है तकरीबन 7,500 डॉक्टर्स का हमारा ये नेटवर्क है। तो इसमें से गुड 70 to 80% आर वुमेन डॉक्टर्स। वक्त के साथ हमें ये रियलाइजेशन हुई है कि यस वी नीड सम मेल डॉक्टर्स एज वेल फॉर सम स्पेशलिटीज़ जिसमें हमें ऐसा लगता है कि मेल पेशेंट्स इतने कंफर्टेबल नहीं होते। बट हमेशा आइडियोलॉजी यही रही है कि वो ख़वातीन डॉक्टर्स जो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस फुली ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पा रही, उन्हें कैसे वापस लेकर आएँ और उनकी मेडिकल प्रैक्टिस किस तरह ऑप्टिमाइज़ हों। और अब बड़ी अच्छी एक चीज़ जो हम अपने डॉक्टर्स के मिक्स में देखते हैं, इसमें से वो डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 या 3 साल के ब्रेक के बाद सेहत कहानी जॉइन की है। इसमें से वो डॉक्टर्स भी हैं जो प्लैब यूएसएमई दे के अपनी रेज़िडेंसी की टाइम के लिए वेट कर रही हैं या एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं और उसके साथ-साथ सेहत कहानी में काम कर रही हैं। वो डॉक्टर्स भी हैं जो कि टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं, चाहे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर। तो बड़ा एक हेल्दी फीमेल डॉक्टर्स का मिक्स है, हर तरह की टियर्स से बिलॉन्ग करता हुआ। Sehat Kahani has also gained global recognition, secured funding, which is great. So, what do you think? What strategy worked for you guys in pitching to the investors? If you just talk about it a little, because this is something that every startup dreams of. Yeah. They would do, especially the women founders who are actually struggling in trying to secure some funding, scale करना चाह रहे हैं अपने projects को, अपने businesses को. How to do that? What are the strategies for it? देखिए द स्ट्रैटेजी दैट वर्क फॉर अस वाज नॉट गिविंग अप एंड नॉट टेकिंग नो फॉर एन आंसर। I think me and Ifat have very contrasting personalities, but I think one thing that we really share amongst ourselves is the value of not accepting failure healthily. And when we see that there's a challenge, we see कि यार अब how can we rise up to this challenge? So raising funding as a female entrepreneur was very difficult. It still is very difficult. It does become easier as you raise more rounds of funding because you get to know more people. So जब हमने अपना last round raise किया, so we've raised 3 rounds of funding. We've raised seed funding, which was $500,000. फिर हम अपना पहला pre-series A round raise किया, and we became the first female-led company in Pakistan to raise a pre-series A round. And then we became the first female-led company in Pakistan to raise a series A round as well. तो रेजिंग एवरी राउंड वाज अ चैलेंज, बट जो लास्ट राउंड हमने रेज किया वो बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि उस वक्त ग्लोबली एक फंडिंग क्रंच था पूरी दुनिया में। इन्वेस्टमेंट कम हो गई थी स्टार्टअप्स में और पाकिस्तान में भी थोड़े इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे। सो इट बिकेम नियर टू इम्पॉसिबल टू रेज अ फंड एंड एज अ वुमेन फाउंडर इट बिकेम इवन टफ क्योंकि ग्लोबली भी है कि जितनी फंडिंग पूरी दुनिया में रेज हुई है 0.4% हैज बीन रेज बाय फीमेल फाउंडर्स। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने एक इन्वेस्टर इकोसिस्टम मैपिंग शीट बनाई थी जिसमें मेरे ख्याल से 800 लोग थे। So we actually reached out to 800 investors. And it was an year-long process जिसमें हम emails करते थे, किसी के हम warm introductions ढूंढते थे, किसी को cold email करते थे। फिर जब
और एक चीज़ हमने सीखी कि जब हमें कोई मना करता था तो हम उससे कहते थे अच्छा यार आपने तो इन्वेस्ट नहीं किया, कैन यू रिकमेंड अस टू समवन। तो करते कराते रिजेक्शंस फेस करते करते कभी हाँ होता था, कभी ना होता था, कभी डीडी में जाती थी बात, कभी इन्वेस्टर्स हमें नहीं पसंद आते थे जिनको हमें इन्वेस्ट करना होता था, बिकॉज इट्स अ टू वे रिलेशनशिप, यू ऑल्सो नीड टू अलाइन विद द वैल्यूज ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो करते कराते दिन वी कंप्लीट आवर राउंड, बट वी लर्न कि आपको अपना फनल बहुत बड़ा करना पड़ता है। You have to reach out to everyone around you to raise funding to be able to close whatever you're doing, because पैसे निकलवाना किसी से भी is not an easy task. So the more you try, the more people you connect with, the more networks you make, the greater the chance you have for funding. And one thing we learned कि rejection को positively लेना है. It has to be taken as a feedback, disconnect emotionally and move forward. ये वही वाली बात है, नॉट गिविंग अप वाला Yeah. पॉइंट। हाँ, मुझे लगता है कि एक चीज़ जो ख़वातीन अक्सर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स जिस पे मुझे लगता है नहीं फ़ोकस करती या जिसे बहुत शाय अवे करती हैं, और शायद शुरू में हम भी करते होंगे, नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग करने से मैंने देखा है कि अक्सर कॉन्फ्रेंसेस में भी जाएँगे, और जो कि एक अनफॉर्चुनेट डायलेमा है, कॉन्फ्रेंसेस पे आपको ज़्यादा मेल मेंबर्स ही नज़र आएँगे, ख़वातीन बहुत कम होती हैं, और वो उसमें फिर वो सोचती हैं कि हम किस तरह नेटवर्क करें, अक्सर शाय अवे करती हैं। बट नेटवर्किंग बड़ी ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आप इन्वेस्टमेंट रेज़ कर रहे हैं, आप पार्टनरशिप्स ढूँढ रहे हैं। तो हमने तो बहुत इनोवेटिव तरीकों से भी नेटवर्किंग की है कि हम किसी इवेंट में पर्टिकुलरली किसी एक शख्स से अगर हमें मिलना है, हम फ़ोकस करके गए हैं कि हाउ डू वी अप्रोच देम, किस लोकेशन पे अप्रोच करना है। अच्छा वो साहब निकलेंगे तो एक तरह से सारा जाएँगी, एक तरफ से मैं, हाउ डू वी टॉक टू पीपल? ये बड़ा मुझे लगता है कि ज़रूरी है, हम बड़ा शाय अवे करते हैं। अक्सर इवेंट्स या कॉन्फ्रेंसेस में आपको बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलेंगे, लेकिन क्योंकि लोग प्लान करके नहीं जाते इवेंट्स पे, जो कि हमने भी विद ट्रायल एंड एरर सीखा है कि अच्छा यार इस इवेंट पे ये 5 इन्वेस्टर्स हैं, तो इन 5 में से कम 3 से तो हमें मिलना ही मिलना है। ये 3 ऐसे हैं जिन्हें हमें फ़ोकस करके हमें ईमेल इनको भेजनी है। तो वो आई थिंक वो एक मरहला बड़ा ज़रूरी ये होता है। आई थिंक ये लर्निंग वाली चीज़ ट्रायल कर करके एंड देन यू गेट टू डू एंड देन आई थिंक जो को फाउंडर्स हैं उनका साथ में जो माइंड्स का मिलना और प्लान करना, ये चीज़ें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू नो वन ऑफ देम इज लाइक आई वांट टू डू इट एंड द अदर वन सेज दैट नो आई एम नॉट कंफर्टेबल, सो this start creating hurdles. So this is actually nice, good to know even you both were not childhood friends and still you guys made Sehat Kahani. That's actually great. What advice would you give to women entrepreneurs who really want to create some impact driven businesses, and but they don't know how to start, where to start? What advice would you give to? I think if you're very passionate about something, एक चीज़ मैं ज़रूर कहती हूँ कि and that's I think that goes between me and Ifat as well, कि we come from very different lives, but why we have worked so hard together on Sehat Kahani is because we have equal love and respect for the company, for the purpose of the company. We genuinely do feel कि अगर हमें पाकिस्तान में प्राइमरी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है तो डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड टेलीमेडिसिन इज़ एन आंसर टू इट, सो वी ऑथेंटिकली फील अबाउट इट। दूसरा ये कि आपको अपने काम से इश्क होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देर आर सो मेनी हर्डल्स दैट कम इन अ वुमन फाउंडर्स लाइफ। आपकी कंपनी भी चल रही है, आपकी शादी भी चल रही है, इफ यू नॉट मैरिड यू हैव पेरेंट्स, एंड अ वुमन इज सपोज टू टेक अ लॉट ऑफ रोल्स इन हर लाइफ, नॉट जस्ट वन रोल, और वो सब आपको करने हैं। समटाइम्स लाइफ डजंट गिव यू एन ऑप्शन, सो यू हैव टू लव योर वर्क रिलेंटलेसली टू बी एबल टू कम बैक टू इट एवरी डे। It is not a small race. It is not a sprint. It is a marathon. You have to show up again and again to work. You have to face failures. You have to keep going. You will keep falling. You will keep raising. Advice मैं ये करूँगी कि एक तो कोई भी काम करें तो 100% commitment से करें. Don't do it as a side business. Entrepreneurship is not a side game. You have to invest yourself 100%. You have to find ways to create processes. कोई भी कंपनी विदाउट टीम, विदाउट प्रोसेसेस, विदाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं चल सकती। तो अर्ली इन्वेस्ट करें एचआर में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, बेसिक पिलर्स ऑफ रनिंग बिजनेस। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। देयर आर लॉट ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग कोर्सेज दैट टीच यू अबाउट हाउ टू रन अ बिजनेस, हाउ टू ग्रो अ बिजनेस। तो अपना स्किल सेट इम्प्रूव करें, रिसर्च करें। अब तो देयर इज चैट जीपीटी फॉर एवरीथिंग, यूज इट टू योर एडवांटेज कि आप किस तरह ओवर प्रिपेयर करें मीटिंग्स के लिए। तो अभी तक, हालांकि हमें 7-8 साल हो गए इस कंपनी को रन करते हुए, बट अभी तक जब हमारी कोई बड़ी मीटिंग होती है, मी एंड इफत सिट डाउन, वी डिस्कस क्या अब इस मीटिंग में मैं क्या बोलूँगी, तुम क्या बोलोगी, हाउ विल वी प्रेजेंट, पिच कैसे बनेगी,
हम कन्विंस नहीं होते तो हम पिच को ठीक कर रहे होते हैं. So this is very important because when you start taking things lightly, other people will do also. And सबसे बड़ी बात है कि you can't give up. You have to try कि till the end you fight for it and you stand up tall again with resilience. I think that would be my advice. और मुझे ऐसा लगता है कि इन आवर जर्नी जो ये चीज़ हमने बहुत अच्छी शुरू से आई थिंक लेके चले हैं वो ये है कि वीव ऑलवेज फाउंड मेंटोर्स टू हेल्प अस इन द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस एंड हर मेंटोर की एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है और मेंटोर डिफरेंट चीज़ों का हो सकता है. फॉर एग्जांपल फंड रेजिंग के लिए कोई डिफरेंट मेंटोर होगा, बिजनेस ऑप्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए कोई और मेंटर होगा, फंड रेजिंग के लिए देयर विल बी समवन एल्स. बट आई थिंक मेंटोर से होता ये है कि बड़ा हमने सीखा है और अक्सर क्योंकि जब आप कंपनी बनाते हैं तो दैट्स लाइक योर ओन चाइल्ड एंड ऑफन टाइम्स बड़ा डिफिकल्ट होता है टू हियर समथिंग नेगेटिव अबाउट इट. बट एक चीज़ जो मुझे लगता है कि आप ना सिर्फ मेंटोर्स ढूंढें, उनके फीडबैक को बड़ा ऑब्जेक्टिवली लें और उससे सीखें. तो आई थिंक ये एक चीज़ हमने शुरू से की है वो ना सिर्फ हमने बहुत सारे मेंटोर्स बनाए, उनसे सीखा और मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस को पिवट भी किया विद टाइम. तो अगर एक चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिल रही, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते. You need to find a way to pivot it, change it, or maybe discontinue it altogether. Yeah. But as founders, you need to be open to that notion कि अच्छा यार ये चीज़ में भी नहीं अच्छी चल रही, तो या तो इसे हमें चेंज करना है या इसे डिसकंटिन्यू करना है क्योंकि दिस इज then becoming a disservice to the rest of the organization. So as much as you may love a product that you may have built, you need to constantly keep on iterating it. True. एक चीज़ और भी जो आई थिंक सारा इशू में बात करी थी डेप्थ की कि जब हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई और हम ग्रो कर रहे हैं, हम डिफरेंट सर्विस लाइंस भी इंट्रोड्यूस करते रहते हैं इसमें. तो जी टेलीमेडिसिन एक चीज़ है बट ऑनलाइन फार्मेसी डिलीवरी भी है, अब होम हेल्थ केयर भी है, ओपीडी मैनेजमेंट भी है. तो ये भी मुझे लगता है कि हर बिजनेस की लाइफ में ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आप और क्या-क्या इनोवेशंस उसके अंदर ला सकते हैं कॉन्स्टेंटली और क्या-क्या चीज़ें मतलब I think it's also because of the competitors. आपके इवेंचुअली competitors बन रहे होते हैं साथ साथ. competitors, yeah. बिकॉज फॉलोइंग तो हमारा ट्रेंड है, वन थिंग जो एक बन गई है तो कोई एक होता है जो उसे फॉर्म करता है एंड रेस्ट ऑफ देम आर द फॉलोअर्स. सो ऑफ कोर्स वो उस चीज को भी टैकल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. आई बिलीव इन द बिजनेस व्हेन यू टॉक अबाउट. And I think competitors are very important because जब कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उसमें मल्टीपल लोग आते हैं. तो ये तो एक इंडिकेटर है कि कंपेटिटर्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मल्टीपल पीपल आर क्रिएटिंग बिजनेसेस. ओवरऑल आई थिंक इट क्रिएट्स अ वेरी गुड एनवायरनमेंट. हाउएवर मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी कंपेटिटर की ज़रूरत नहीं है. मैं और इफ़त सबसे बड़े क्रिटिक हैं अपने. तो हम सबसे पहले सोचते हैं, हम फॉर एग्जांपल जब हमारी कोई मीटिंग होती है तो हम सबसे पहले सोचते हैं क्या गलत किया हमने, व्हाट इज़ इट दैट वी शुड नॉट रिपीट नेक्स्ट टाइम. एंड दैट्स हाउ वी इम्प्रूव आवरसेल्फ. तो हम आपस में कहते हैं कि हमें कोई कंपेटिटर नहीं चाहिए, हम खुद ही बहुत हैं अपने लिए. अपने लिए एक दूसरे एक दूसरे के लिए खुद ही बहुत है. That's wonderful. Okay, so now before we let you go, I want to do a fun quick fire round, okay? It's not that वो Karan Johar wala rapid fire round, but a quick Our fire lives round. are Yeah. not that exciting. Yeah, okay. Okay. Okay, so let's start with Sarah. One word to describe your entrepreneurial journey. I think empowering. Tea or coffee? Tea. Favorite motivational quote? Resilience is a quality that improves you. If you had a magic wand, what one big challenge in healthcare would you fix Oh, primary care. instantly? Primary care. I would just stop investing in tertiary care hospitals and make primary care mandatory for everyone. If not a doctorpreneur, what could you be? I would have made a very good lawyer. Oh wow, lawyer. Yeah. You think you have to say? I think I scare people a lot with my with my debate and discussion. That's what. This is something I'm gonna ask when I meet your team. Yeah. They'll tell me better. she sends I think she sends emails and अगला बंदा कोई भी समझता है कि अच्छा लॉयर से लिखवाइए, समझते हैं लॉयर ने लिख के भेजिए. Oh my god, that's nice. That's me. Okay, one fun fact about you that nobody knows. That I'm very clumsy. I'm supposed to be, so I carry this aura of a very, sorted person. But in real life, and it's so funny, the thing I drop most in life is medicines. So मैं अपने बच्चों को जब दवाई पिला रही होती हूँ तो वो हमेशा गिर जाती है. तो मेरे घर में एक जोक है कि तुम डॉक्टर हो and you run such a big company, लेकिन जब तुम दवाई पिला रही होती हो तो तुम्हारे चमचे से दवाई गिर जाती है. And I'm a clumsy person. I drop things. I misplace things. So that's actually very funny for the kind of personality that I have. That's okay.
there should be all kinds of Hi, but I'm a spiller. But I'm a that's re- spiller. I spill things. Doodh, chai, dawaiyan. I spill them. Okay, fun. One word to describe your entrepreneurial journey. I think grit. Great. Okay. Morning person or a night owl? Night owl. All right. One app you can live without. Oh, I think Food Panda. Not just food. I think groceries. Groceries. Okay. Who is your biggest inspiration? Oh, I think Sarah, to a large extent. Oh, that's Oh, I nice. think All right. you get to learn so much from her, on a daily basis. I think That's nice. definitely. Describe Seher Khan in 3 words. Healthcare access, infinite healthcare access. कभी भी कहीं भी, Well, medicine. we just had to answer in 3 words. So we're done. Okay. Your go-to stress buster after a tough day. I think music. One fun fact about you that no one knows. Okay. I think music से related ही है, तो I think मैं एक चीज़ बड़ा enjoy करती हूँ कि मैं I'll tell my driver कि अच्छा आप पीछे बैठ जाएं या मैं उनको घर छोड़ाऊंगी और मैं full volume पे जो है ना कोई song लगा के जो है ना I'll just do a little round and then I'll Wow, that's nice. Okay, to end this, I want you both to share one book, one habit, and one belief that every entrepreneur should build. I think one book that I read that had a big impact for me was Life After the Prophet. Okay. It religiously tells you how differences were created in the Muslim community. So I think that had a big impact on me. One habit I think which has a great impact on my life is rising early. So I'm an early riser. Right. And I think I'm able to function very good because of that. I think self-confidence and self-worth. I think my parents have given the biggest gift my parents have given me is really high self-worth and self-esteem. That I can do anything. I am no less than a man. And I think that is one single quality that I see कि मुझे आप कहीं भी बिठा दें president के साथ. I got to sit with Bill Gates last year. I don't feel underconfident या कि मैं क्या बात करूंगी, and I think that's one quality that I would want to pass on to my daughters also, but that is something that only your parents or your loved ones can give you right at the beginning of your childhood. So I think that's something that I think this is one quality that we should pass out to every woman in Pakistan. every person actually. Every person. Yeah, Every person. a lot of people suffer in life. मैंने देखा है कि उनके अंदर हाई सेल्फ वर्थ और अपने लिए हाई सेल्फ एस्टीम नहीं होती. तो मैं तो जब पैदा हो रही थी, मैं तो बड़ी हो रही थी, तो मुझे लगता था कि खातून होना तो ज़बरदस्त चीज़ है, बिकॉज माई पेरेंट्स गिव मी दैट थिंग कि यार आप लड़की हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है. तो ये बिलीफ अगर हम अपनी खवातीन में डाल दें तो वी विल हैव अ वेरी डिफरेंट वुमेन जनरेशन. I think one book that I can read multiple times is The Alchemist. Oh. I think मुझे ऐसा लगता है it gives you the ability to dream and to actually fulfill that dream. तो इस लिहाज से I think that's one book that I really recommend to people. Habit एक generic habit जो मुझे लगता है कि मैंने develop की है कि whenever I'm meeting people, I think I make sure कि I'm taking their card, I take a picture of it and I kind of save it. तो ये एक habit है जो मैंने बनाई है. तो any person who I have met in the last 5-7 years, I will have their contact details, their phone number, their email. That's like a habit that I've built कि आप cards and you end up losing. So I've made a habit कि picture लेनी है, फौरन save करना है, and then you're like done with it. And one belief. I think a belief that I have is that dream big and aspire to fulfill that dream. I think that's and I truly believe in that. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई चीज़ aspire करते हैं, and also you can even there are books on it कि when you manifest something, you're actually able to fulfill it to a large extent. And that's something that I do in my personal life as well as in the सेहत कहानी life that I have. कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को aspire करते हैं, this is something that we should do. This is something that we have to do. To a large extent, you're actually able to do it. तो ये मैं बड़ा बिलीव करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि never say never. And this is something that I wish that my daughters also learn in their life कि never say never. और जो चीज़ आप सोचें लाइफ में करने के लिए आप कर सकते हैं to a large extent. Okay, so Ifat and Sarah, we have a present for you both. Thanks to our gift partners, Dabur and Vatika.
We really need hair products, as you Yeah. can see. Here you go. Should I keep it here? Yeah, just keep it. Thanks. And if it's for you as well, you can have it Thank later. you, thank You you. guys should also use it because Vatika has all natural ingredients. Thank you so much, Sarah and Ifat, for giving us time and coming over here and sharing your journey, the challenges. It has been an insightful conversation. The key takeaway is innovation happens when fashion meets purpose. So, my people, dream big, break barriers, and keep doing great. Start over. If you have a plan, if you have a business in mind, I believe you should start over, like Dr. Sarah and if Dr. Ifat have identified a problem and then they created a solution that has impacted millions right now. So keep leading with heart, keep shining, keep watching us. Thank you so much. This is Women Entrepreneurs of Asia. Allah Hafiz.